एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल LT क्लासेज बाय ललित सर में स्वागत है। आज हम सेट नंबर 2 का मैथ्स पोर्शन का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने पहले ही ऑलरेडी करा दिया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम सेकंड पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा आगे हो जाएगा। 10 करा दिए थे तो 11 नंबर से होगा। तो चलिए इसका पहला सवाल हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। 11 नंबर अटेम्प्ट करते हैं। 10 पहले ही हम करा दिए हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। ये एचसीएफ का आपका प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 1003 और 2703 कह रहा है कि चॉकलेट है और ये कैंडी है। कह रहा है कि विद्यार्थियों की ऐसी संख्या बताइए कि उनको बराबर मात्रा में चॉकलेट और बराबर मात्रा में क्या मिले। तो देखिए, हमको इसका निकालना है एचसीएफ। अगर आप इसका नॉर्मल एचसीएफ निकालेंगे तो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, तो आप ऐसा करेंगे कि बाई ऑप्शन बना लेंगे। आप ना डायरेक्ट इसका बाई ऑप्शन करेंगे, जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन से डिवाइड करके डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है ना। पहला दिया है 19, दूसरा दिया है 29, 17 और चौथा दिया है आपका 33। तो डिवाइड करेंगे। देखिए, जो एचसीएफ होता है वह दोनों को काटता है। दोनों को क्या करता है? काटता है, बिना किसी पॉइंट के पूर्ण संख्या में काटता है। तो हम 19 से भाग देंगे, यहाँ 19 से इसमें भाग देंगे तो 19 से कम कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो कितना बचा? यहाँ 8 बचा, यहाँ 0 बचा। उसका 19 तिया 57 हो जाएगा। 19 चौक को 76, 19 बचे 95, तो 95 ज़्यादा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 19 चौक को 76 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा? 6 बचा। यहाँ क्या हो जाएगा? 19 यहाँ कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो क्या होगा? नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम लोग किससे डिवाइड करके देख लेंगे? किसी का भी 29 से डिवाइड करके देख लेंगे। दोनों में से किसी को भी अंक हम आसान से 19 इसलिए ये लिए हैं ताकि ये 19 का टेबल में आसानी से आ जाएगा। ये 19 का 100 बार में जाएगा। तब हम लेंगे ये ले लेंगे। अपने सुविधा अनुसार आपको जो लेना है ले लीजिए। अब 29 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे? आप जानते हैं कि 30 का टेबल 3 बार में 90 होता है। तो 29 का टेबल 3 बार में कितना होगा? 90 से 3 कम हो जाएगा, क्योंकि 1 कम है तो 3 बार में 3 कम होगा। तो 90 से 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 87 हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 29 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे कि 133 आता है कि नहीं। तो मान लीजिए कि हम 30 इसको मान लेते हैं। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो 112 होता है, 120 होता है। 3 चौक को 12, 120 होता है। 4 बार पढ़े तो 4 कम कर लेंगे इसमें से, 120 में से 4 कम होगा तो 116 हो जाएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 150 होएगा, और 50 से 5 करेंगे तो 125 आएगा। इसका मतलब कि ये नहीं कटेगा। ये भी क्या होगा? नहीं कटेगा। यहाँ भी नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचा। अब हम किस से भाग देंगे? 17 से भाग देकर देखेंगे। अपने सुविधा अनुसार आप किसी में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब दोनों को काटेगा। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में पढ़ेंगे? ये भी 17 एकम कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि 17 दूना 34 होता है, तो यहाँ होगा नहीं। 17 एकम 17 करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 उतरेगा। ठीक है ना। फिर 17 बचे 85, 17 छके 102, तो 17 बचे 85 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 15 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब फिर 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? देखिए, ऐसा भी हम चेक कर सकते हैं कि पीछे वाला अंक पढ़ते हैं जब तक कि अंत में 3 ना आ जाए। तो 7 का 7 7 14 7 3 7 चौक 28 7 5 35 7 42 7 7 हो जाए 7 8 56 7 9 63 9 बार में पढ़िए तो
तो 17 का टेबल 9 बार में आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 17 नवा कितना होता है। तो 9 एकम 9, 90 हो गया, 7 नवा 63 हो जाएगा। तो 3 हो गया, 9 छः कितना होगा 15 आ गया आंसर। तो कितना हो जाएगा 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया कि 17 वह बच्चे होंगे जिनको प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा 159 करा कि टॉफ़ी चॉकलेट 159 के पेयरिंग में बनेंगे। और जो है कि ये भी जो है कि 159 के पेयरिंग में बनेंगे, 17 वैसे बच्चे होंगे, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं हम। तो आप भाई ऑप्शन कर सकते हैं, एसएफ निकालेंगे। तो ऐसे जटिल प्रश्नों का देखिए अंकों का एसएफ थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ सकता है, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ तो समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप डिवाइड करेंगे तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बस तुरंत कर लेंगे सॉल्व इसको। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है। दूसरा प्रश्न है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का जो कीमत है वो कितना है 6000 रुपये है, 3000 रुपये है। कह रहा है कि उतने ही पैसे से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। कह रहा है कि उतने ही पैसे से 3000 में ही कोई व्यक्ति क्या खरीद सकता है। कह रहा है कि उतने ही, कह रहा है कि पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है उतने ही पैसों से, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब कि 3 नोटबुक और 6 पेन बराबर होगा, उसकी कीमत 1 नोटबुक और 12 पेन के बराबर हो जाएगी। ये इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2n 3n, 3 नोटबुक में से 1 नोटबुक माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस होता है, तो यहाँ 2 नोटबुक हो जाएगा। और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 पेन बचेगा। यहाँ 2 से काट देंगे तो 3 बार में, मतलब जो 1 नोटबुक की कीमत है वह 3 पेन के बराबर है। 1 नोटबुक की कीमत कितनी है 3 पेन के बराबर है। हम सब सवाल क्या पूछा उस हिसाब से हम इसका कन्वर्ट करेंगे। तो हमसे सवाल पूछा है कि यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 15 पेन, तो आप ये नोटबुक को पेन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए अब समीकरण जो है यहाँ 3 पेन का वैल्यू आप रख दीजिए, 3 नोटबुक का वैल्यू रख लीजिए और पेन, तब टोटल पेन में निकलेगा इतना पेन इजकल टू इतना। तो आप 1 पेन की कीमत निकाल कर फिर 15 पेन की कीमत निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 नोटबुक बराबर 3 पेन है, तो 3 यहाँ नोटबुक है, तो कितना हो जाएगा 9 पेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो 9 पेन यहाँ हो गया और प्लस 6 पेन हो गया, बराबर कितना हो गया 3000 हो गया। तो ये 15 पेन हो जाएंगे इजकल टू कितना हो जाएगा 3000 हो गया। या 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो 1 पेन की कीमत कितने निकली 200 रुपये। कितनी निकली 200 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 15 पेन की कीमत बताइए, तो वही 15 पेन की कीमत पूछ रहा है। हमको काटने की ज़रूरत थी ही नहीं, यहीं पर आने देते हैं कि 15 पेन बराबर कितना हो जाएगा कि कीमत बराबर कितना हो जाएगा 3000। वही हमसे पूछ रहा है 15 पेन, तो हम काटेंगे ही नहीं, उतने पे ही रहने देंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। यदि 6 पेन का यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये वस्तु का लाभ होता है, वस्तु की हानि होती है। सवाल लाभ हानि का सवाल है। यदि इतने वस्तु पर इतने वस्तु को बेचा खरीदा जाए, वो वाला प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है पहले से वीडियो में कुछ सुधार हुआ होगा, वीडियो की क्वालिटी में, थोड़ा सा बोलने में भी, थोड़ा सा लिखावट में भी, थोड़ा लाइटिंग में भी थोड़ा सा प्रभाव आपको पड़ा होगा, ठीक है ना। आगे भी और सुधार किया जाएगा, आप सजेशन देते रहेंगे। चलिए अगला कह रहा है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के बराबर है, 6 पेन का जो सीपी है वो 5 के एसपी के बराबर है। तो देखिए 6 पेन खरीद रहा है उसी रुपए में, x रुपये में 6 पेन खरीद रहा है और उतने में ही 5 पेन बेच रहा है, मतलब 1 पेन वह बचा ले रहा है। मान लेते हैं कि 100 रुपये में वो 6 पेन खरीदा और 100 रुपये में ही उसको प्राप्त हो गए और 5 ही पेन बेचा, 1 पेन बचाया, तो उसने 1 पेन बचा लिया। और कितना पेन बेचा तो 5 पेन बेचा। जब 5 पेन बेचा तो उसके पास 1 पेन बचा, ठीक है ना।
क्योंकि उसने 6 नहीं बेचा है, 5 ही बेचा है और 1 बचा हुआ है, तो 1 पेन का लाभ हुआ। और कितना पेन बेचने पर हुआ, तो 5 पेन पे हुआ, तो गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20% का उसको क्या हो गया, लाभ हुआ। बड़ा आसान सा सवाल था ये। 20% को उसको फ़ायदा होता है। कह रहा है कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अगला सवाल है 32 से पहले, 14 नंबर है ये। 32 से पहले कि सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप सभी अभाज्य संख्याएं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है, फिर 23 के बाद क्या होता है 25, 26, 27, 28, 29 होता है, फिर क्या होता है 31 होता है। अब बट्टा कितना हो जाएगा, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका औसत निकाल लो, टोटल जोड़ लो और औसत इनका क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है ना। इनका औसत कैसे निकालेंगे, तो 2 3 5 5 10 7 17 17 17 1 18 10 28 28 3 31 10 41 7 41 7 48 10 58 58 9 8 9 17 67 10 77 77 3 77 3 80 20 100 और 100 और 20 क्या हो जाएगा 129 129 और 3 कितना हो जाएगा 129 और 30 30 60 160/11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 11 एकम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 50, 11 चौको कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा डॉट। ठीक है ना। तो कितना बचा 6 बचा 60 हो जाएगा, 11 बचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो आपका आंसर आ चुका है वही लगभग 14 पॉइंट, ऑप्शन में दिया है 14.54 दिया है। ठीक है ना, कर लीजिए, उतना ही आएगा ऑप्शन। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगला चलेंगे सवाल पे। अगले सवाल पे चलेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 और कह रहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। ठीक है ना। तो 14 पढ़ा रहे थे हम, 15 पे जा रहे हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का, कह रहे कि गुणनफल 720 है, x × y = 720 है और उनका HCF दे दिया हमको, HCF = दे दिया 4। तो LCM पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला, हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणा में क्या होता है LCM होता है। तो हमको यहाँ पर HCF 4 दे दिया है, HCF पूछ रहा है, x हो जाएगा। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 720 दिया है, तो x को निकालना है, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 720 बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की, त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है तो आयतन में पूछ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि त्रिज्या आर आयतन में कितना गुना बढ़ रही है, सेम वैसे ही उसका प्रतिशत वृद्धि भी बढ़ेगा। तो हम देखेंगे कि त्रिज्या आर है, ये 16 नंबर शायद हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ पर आर है, लेकिन जब आयतन की बात करते हैं तो आयतन की बात करते हैं तो क्या होता है, वह r³ हो जाती है। कितनी हो जाती है, r³ हो जाती है। तो कह रहा है कि कहाँ था, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। त्रिज्या में कितनी की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। मतलब त्रिज्या अगर ये पहले है ये बाद की है, तो त्रिज्या पहले 2 थी तो अब वृद्धि हो रही है तो 3 हो जाएगी।
पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। ध्यान दीजिए, एक त्रिज्या में के 50% को आप डिवाइड करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाता है। यहाँ देखिए 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 × 1/2 बराबर लिख सकते हैं 50/2 बराबर लिख सकते हैं हम कितना लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ 15 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम 50% को डायरेक्ट 1/2 लिख रहे हैं। अब वृद्धि अगर करना होता है तो हम नीचे वाले में 1 जोड़ देते हैं, और घटाना होता है अगर कमी होती है तो नीचे वाले में से 1 घटा देते हैं। तो वृद्धि हो रही है, तो 2 था अब कितना हो गया 3, 1 की वृद्धि हो गई। तो आयतन में क्या होता है, आयतन में होता है इसका फार्मूला जो होता है आयतन में कि 4/3 πr³। तो r³ हो रहा है, मतलब अब ये जो वृद्धि हो रही है, अगर ये पहले वाली त्रिज्या रहती तो r³ इसका कितना होता है, तो इसका r³ कितना होता है 2 का क्यूब बराबर कितना होता है 8। लेकिन अब ये जब वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो इसका r³ कितना निकलेगा, तो 3 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 का आ रहा है। मतलब 19 की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो रही है, 19 की वृद्धि हो गई है। कितने पे वृद्धि हुई है, मूल 8 पर, 8 ही पे तो वृद्धि हो रही है। 8 से ही तो 27 हो रहा है, 8 से ही तो 19 बढ़ा है, 19 बढ़ा है, कितना पे बढ़ा है 8 पे बढ़ा है। गुणा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 25 चौको या 4 से काटेंगे तो 25 बार में क्या हो जाएगा 100, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 19 का इतना कर देंगे तो 19 दूना कितना होता है 38 होता है, 19 दूना 38 होता है, 19 बच्चे कितना होता है 95 होता है। तो 5 हो जाएगा, ये 9 8 कितना होता है 17 के 7 हाथ में 1 हो जाएगा 475 हो जाएगा। ये 475 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, अब 0.5 हो जाएगा। अब प्रतिशत लग जाएगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि है। तो जो उसका आर है उसमें कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 237.5 की प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऑप्शन मिला लेते हैं, सवाल नंबर 16 है और 16 का सवाल नंबर है 237.5, ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो ये बड़ा इजी सवाल है। आप जब भी देखेंगे कि अगर वो त्रिज्या है, वह भुजा है, जो भी है, और वो जब फार्मूले में जाता है तो वो कितने गुना बनता है, तो फार्मूले में अगर r³ हो रहा है तो उसका मान भी r³ ही होगा, उसकी वृद्धि भी r³ के बराबर ही होगी। चलिए अगला जो सवाल है वो है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिए, एक यहाँ खंभा है, ठीक है, और इसको एक रेलगाड़ी ऐसे, एक रेलगाड़ी धुआं फेंक रही है, चक्का है, ठीक है ना, ये धुआं फेंक रही है। एक रेलगाड़ी ऐसे पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना, एक पोल को क्रॉस कर जाती है। एक्चुअल में जब एक पोल को क्रॉस कर रही है तो ये अपने ही डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है। किस डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, अपने ही दूरी को, क्योंकि इसका इंजन यहाँ आया होगा, शुरू में पूरा बोगी पीछे होगा। अब जब इंजन आगे होगा और यहाँ ये जब पिछला बोगी हटेगा तो कहा जाएगा कि ये क्रॉस कर गई। तो इसने अपने ही डिस्टेंस को क्रॉस किया। तो एक्चुअल में जब इसकी चाल निकालना होता है तो इसके लंबाई में इसके समय से भाग दे देते हैं। इसकी ट्रेन की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है 384 मीटर है ट्रेन की लंबाई, और इसको कितने समय में पार कर दी, अपनी ही दूरी को इसने पार कर दिया, 12 सेकंड में पार कर दिया। तो इस ट्रेन की चाल कितनी है, तो 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 दूना 24। ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर है, किसमें है मीटर प्रति सेकंड में। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान जरूर देंगे कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। आगे प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है।
कह रहे कि और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, अब यही जो ट्रेन है ये एक विपरीत दिशा में से ट्रेन आ रही है। और देखो, तो जब विपरीत दिशा में क्या होता है कि इसका इंजन और इसका इंजन दोनों का आपस में इंजन बराबर रहे, तो ये कहा गया कि ये पार नहीं की, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैथ्स का जब पढ़ाया था, तो टोटल डिस्टेंस d1 + d2 हो जाता है। और जब भी फिर ये ट्रेनें आगे निकल जाएंगी, ये वाली ट्रेन आगे चली जाएगी और ये वाली ट्रेन पीछे, पिछला डब्बा इसका यहाँ हो जाएगा, तब कहा जाएगा कि ये इन्होंने अब क्रॉस किया है। तो अब क्रॉस किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा जाता है। d1 तो अपने ही लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है 384, और अपने ही लंबाई की 384 वाले ट्रेन को कंप्लीट 12 सेकेंड में पार कर लेती है। तो देखेंगे कि पूरा 12 सेकेंड में कह रहा है कि दोनों का कंप्लीट चाल कितना निकलेगा। तो दोनों का जो चाल निकलेगा वो 384 + 384 अब बट्टा कितना हो जाएगा 12, ये दोनों का चाल निकलेगा। दोनों ट्रेनों का सापेक्षिक चाल निकलेगा ये। तो दोनों ट्रेनों का सापेक्षिक चाल निकलेगा तो कितना हो जाएगा। तो अभी हमने 12 से इसको काटा था 32 बार में, तो ये भी काटेगा 32 बार में। अब बीच में प्लस है तो ये 32 अब प्लस कितना हो जाएगा 32 बराबर कितना हो जाएगा 64 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो पहले की 32 है और दोनों की मिलाकर 64 है, तो एक की कितनी होगी। तो आप क्या कर लेंगे 64 में से 32 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा 32 मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। कितना निकलेगा भाई, दोनों का 64 है मिलाकर कंप्लीट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतने चाल से पार कर रही हैं, ठीक है ना। और एक का अकेले 32 निकला है, तो एक का क्या होगा, तो एक में से एक को घटा देंगे, वही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं सवाल पर। कह रहे कि यदि x का 45%, अगला सवाल है 17 नंबर। आगे आप जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड बहुत ही बढ़ जाएगी। शुरू में थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे ताकि आप हमारी भाषा को समझ सकें, हमसे जुड़ सकें, हमारे शब्दों को अच्छे से समझ सकें। अब जब एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, फिर स्पीड तो एक ही हफ्ते में बढ़ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि 58, यहाँ 58 है, यहाँ आपका 18 नंबर है, होना तो चाहिए 17, लेकिन है 18 पर। एक प्रश्न आगे पीछे हम बोल दिए होंगे क्योंकि सवाल बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। कह रहे कि यदि x का 45%, कह रहे कि y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर। बताइए, इसमें कोई सवाल में कोई तुक ही नहीं है। 15 तियाँ 45, 3x बराबर y है, y को नीचे लाइए, इसके नीचे लाइए तो ये x बट्टा y हो जाएगा, और ये 3 को इधर भेजिए तो इधर कुछ है नहीं है तो 1 है, तो 1/3 क्या हो जाएगा 3। तो इनमें अनुपात क्या होगा, तो अनुपात पूछेगा ये, तो 1:3 हो जाएगा। पूछेगा कि इनका अनुपात क्या है, तो इतना संबंध है, इतना इक्वल टू इतना संबंध है, इतना। वेरी इजी, ऑप्शन ए। ऐसे सवालों को एकदम अच्छे से बना लीजिए। अगला है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, 19 नंबर है। एक मेज का जो कीमत है वह है 6875 है, ठीक है ना। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या आता है, CP है। ये SP दिया हुआ है, SP इतना है, और कह रहा है कि 6875 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ मिल रहा है, मतलब कि यह 125% के बराबर है। यह कितने के बराबर है, 125% के बराबर है 6875। तो हमसे क्रय मूल्य CP, और CP हमारा क्या पूछ रहा है 100% पे निकलता है, तो हम क्या करेंगे 6875 बट्टा कितना करेंगे 125 करेंगे, गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौक को क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 बचे क्या होगा 125 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पचे 25 और गुणा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 5 चौक को 20 का, 0 हाथ में 2
और 7 चौको 28, 2 30 का, 0 हाथ में 3 और 4 3 12, 3 15 के 5 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया 5500 आ गया। क्या हो गया 5500 आ गया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक में तो कह रहा है कि मेज का क्रय मूल्य कितना होगा 55, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल कर रहा है कि किसी संख्या के 20% का 25% इतने के बराबर है। बहुत इजी है। इस मैथ्स के सवाल में थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी नया जैसा नहीं है। ऐसे सवाल है कि शायद ही इनको पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़े, मैक्सिमम तो ये ऐसे ही बन जाएंगे। कह रहे कि किसी संख्या के 20% का 25%, किसी संख्या के 20%, x का 20% का 25% का 25%, प्रतिशत लिखने के लिए 1/100 करते हैं। प्रतिशत बराबर है कितने के बराबर है 250 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। पहले x का मान पता कर लेंगे। तो कितने बार में जाएगा 5 बार में, कितनी बार में जाएगा 4 बार में। दोनों का गुणा क्या होगा 20 होगा। तो x/20 जो इक्वल टू होगा कितना इतने के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 250 गुणा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x गुणे में कितना होगा 25 दूनी 50 हो जाएगा। और ये 2 जीरो पीछे जुड़ जाएंगे। तो x का मान कितना आया है 5000 आया है। वो संख्या कितने के बराबर है 5000 के बराबर है। अब कह रहे कि 5000 का 35% कितना होगा। तो 5000 का 35%, तो 5000 का 35% पूछ रहा है हमसे। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 35 का 5 में गुणा कर लेंगे। तो 35 दूना 70 होता है, फिर 35 दूना 70 होता है, फिर 35 से कम 35 होता है। तो जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। 7 दूना 14, 3 कितना होता है 14 3 17 होता है। तो हो जाएगा 1 7 5, एक पीछे क्या हो जाएगा 1750 आंसर हो जाएगा। 7 7 14 3 17। ठीक है ना। तो 1750 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये मैथ्स का ये 20 नंबर का सवाल था। ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हो गया, एंड हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पे चलेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो है कि हम लोग मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। प्रैक्टिस सेट इसका 3 और 38 है। हम तीसरे नंबर पे आ गए। 2 सेट जो है कि ख़त्म हो चुका है। जल्द ही हम जो है कि 38 भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि इसके अगले कोई पब्लिकेशन जैसे कि किरण पब्लिकेशन ले लेंगे। वह भी एक अच्छा जाना माना बुक है SSC GD के लिए, SSC के एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम किरण पब्लिकेशन को थोड़ा सा भी देख लिया जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रह रहे हैं, लंबे समय तक जुड़े रह रहे हैं और हमारे साथ सवाल को बना रहे हैं, तो आपका निश्चित तौर पर GD में एक जो है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि यहाँ जो एग्ज़ाम आपको जो सवाल बताया जा रहा है बड़ा नेचुरल तरीके से बताया जा रहा है। जो हमको डिफ़िकल्टीज हो रही है उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सीखेंगे कि हम कैसे वह उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।